हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का हुआ दिल दीवाना का 18वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक पहले से ही चोटिल लड़कों की दर्द भरी चीखें निकलने लगी। निया बेतहाशा उन लोगों को मारने लगी। एक एक पल में बसे दर्द का हिसाब आज उसे लेना था। वो हर एक दर्द भरी सांस जो उन लोगों में उस दहशत भरे माहौल में ली थी, उन सब का बदला आज इन लड़कों को दर्द भरी सांसों में लेना था। कमरे में खड़े गार्ड्स निया को उन लड़कों को मारते हुए देखते रहे। संयम भी दरवाजे पे खड़ा निया का रुद्र रूप देखे जा रहा था। भले ही उस पर निया जैसा दर्द बीता ना हो, लेकिन वो समझ सकता था कि निया को कैसा महसूस हो रहा था। अब आगे निया के हाथों में जब तक छाले नहीं पड़ गए तब तक वो उन लोगों को कोड़े मारती रही। उसके हाथों से खून निकलने लगा। संयम ने देखा तो निया के पास आकर उसके हाथ से हंटर लिया और नीचे फेंक दिया। फिर उसे लिए वहां से बाहर निकल गया। संयम निया को कमरे में लाया और फर्स्ट एड निकाल कर उसके हाथों पे लगा दी। फिर हाथों पे बैंडेज कर दी। निया की आंखें अभी भी नम थी और लाल पड़ चुकी थी। निया ने उसे देखा तो संयम के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। संयम ने फर्स्ट एड बॉक्स साइड रखा और निया के पास आकर बैठ गया। निया को उसका केयर करना अच्छा लग रहा था। सभी अपनों की जाने के बाद और इस दुनिया में अकेली रह जाने के बाद निया को कोई अपना नहीं मिला था और ना ही किसी से प्यार और केयर की उसे कोई उम्मीद थी। लेकिन संयम का इतनी केयर करना और इतना साथ देना उसे एक अपनेपन का एहसास दे रहा था। निया उन लोगों को वहाँ से उठवा लिया। मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, जितने मांगे उतने पैसे देते हैं, पर आखिर क्यों? इससे आपका क्या फ़ायदा? संयम ने निया के गाल पे हाथ रखा और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, सब कुछ मतलब के लिए नहीं किया जाता। कुछ चीज़ें अपने मन की शांति के लिए भी की जाती है। और शादी की है तुमसे तो तुम्हारा दर्द मेरा दर्द। बोलते हुए संयम उसके गले पे उंगली चलाने लगा। निया की सांसें तेज हो गई। संयम ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब किया और उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। निया ने आंखें बंद कर ली। संयम उसे फैशनेलिटी किस करने लगा। निया को तो लग रहा था कि संयम उसे किस करते करते खा ही जाएगा। कुछ देर बाद जब संयम ने उसे छोड़ा तो निया गहरी सांस लेने लगी। संयम ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कमरे से बाहर निकल गया। शाम का वक्त एक बड़े से कमरे में संयम बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो सब लड़के लाइन में खड़े थे। संयम ने आंखें बंद करके पीछे सोफे से सिर लगाया हुआ था। पास ही में खड़ा दक्ष संयम को देखे जा रहा था। संयम, हम लोग कल मुंबई निकल रहे हैं। दक्ष, इन लोगों को एक कमरे में बंद कर दो जहां कोई हवा न जाए और उसी कमरे में मर जाने दो। बोलकर संयम उठा और बाहर निकल गया। पारस ने सुना तो उसकी जान हलक में आ गई। वो जान चुका था कि अब उनका बचना बहुत मुश्किल है। वही बाकी लड़के भी आती हुई मौत को देखकर बहुत घबरा गए थे। अगली सुबह निया सोकर उठी तो वो संयम के बेड पर थी। पिछली रात संयम कमरे में नहीं आया था। निया उसका इंतजार कर रही थी और उसी इंतजार में उसे नींद आ गई। निया ने देखा तो अभी भी संयम वहाँ पे नहीं था। निया ने बेड से उठी और वॉशरूम की ओर चल दी। फिर नहा भी ली। बाथरोब पहनकर वो बाहर आई तो उसी वक्त स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और संयम वहाँ से बाहर निकला। उसके हाथ में वो लोहे से प्रोडक्ट बुक थी। निया को याद आया कि ये वही किताब थी जिसके इर्द गिर्द करंट दौड़ा रहता था। संयम निया के पास आया और बोला, गेट रेडी निया, आज हम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं। यहाँ का काम पूरा हुआ। निया, तो आपके घर मुंबई में है? संयम, ये सिर्फ एक जेल है निया, या यूँ कहे मुर्दा घाट है। इसे घर कौन कहता है? निया ने सिर हिला दिया। वाकई में ये घर मुर्दा घाट ही तो था निया, पर आपने इतनी सारी डेड बॉडीज को यहाँ पर क्यों रखा है? संयम, बाहर फूकूंगा तो पुलिस ढूंढ लेगी ना। हालांकि पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन वाई टेक रिस्क
निया ने सुना तो सोचने लग गई। संयम ने उसके हाथ में पकड़ी किताब निया के हाथों में थमा दी। निया हैरानी से संयम को देखने लगी। जिस किताब को उसने इतना संभाल कर प्रोडक्शन में रखा था, वही किताब वो निया को थमा रहा था। संयम, संभालो इसे। यह किताब मेरे लिए बहुत खास है और बहुत ज़रूरी भी है। निया, ये किताब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? संयम ने उसे अपनी ओर खींचा। दोनों एक दूसरे से सट गए। संयम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज यू आर माई वाइफ एंड आई ट्रस्ट यू। तो अपनी कीमती चीज़ें तुम्हें देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे पता है कि तुम इसे बहुत अच्छे से संभाल पाओगी। इस किताब के लॉक को खोलने का आखिरी मौका बचा है मेरे पास, तो ध्यान रखना कि वो मौका चूक ना पाए। कहीं कोई गलती से भी लॉक खोलने की कोशिश ना करे। बोलकर संयम ने उसकी गर्दन पे किस करना शुरू कर दिया। निया ने गर्दन स्ट्रेच कर दी। संयम का करीब आना अब उसे सुकून सा देने लगा था। संयम ने किस करते हुए बाथरूम की डोर खोल दी और बाथरूम को दांतों से उसके कंधे से सरका दिया। निया ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। निया की सांसें तेज हो गई थी। संयम ने उसके तेजी से चलती सांसों को महसूस किया और फिर उसकी कॉलर बोन पर किस करके उससे दूर हट गया। निया ने आंखें खोल दी और संयम को देखने लगी। कपड़े आते ही होंगे, तैयार हो जाओ, बोलकर संयम बाहर निकल गया। निया ने एक झलक जाते हुए संयम को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी किताब को। निया खुद से बोली, जिस किताब को इतना संभाला, उस किताब को मुझे थमा दिया। क्या संयम मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? बोलते हुए निया के दिल में एक अलग सा ही एहसास पनप उठा। संयम का खुद पे भरोसा देखकर और उसकी मदद वाले नेचर ने निया को संयम के लिए कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दिया था। निया ने किताब को सीने से लगा लिया। वो एक भरोसा था जो निया को संभालना था। वही संयम ने निया के लिए जो किया था, उसके आगे इस किताब को संभालना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। दोपहर का वक्त। निया ने संयम के भेजे हुए कपड़े पहन लिए थे। ये एक कवर कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस थी जिसमें निया बहुत प्रिटी लग रही थी। निया तैयार हुई तो नीचे उतर आई। संयम भी उसे नीचे ही मिल गया। उसने ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। निया ने उसे कुछ पल निहारा। संयम ने भी कुछ ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसे लिए वहाँ से निकल गया। गाड़ी में बैठकर निया बिला को देखने लगी। ये जगह उसके लिए कभी डरावनी थी, लेकिन अभी यहाँ से एक अलग लगाव सा होने लगा था और यहाँ से जाने पर थोड़ा बुरा भी लग रहा था। संयम बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। निया पीछे छूटते विला को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर निया सीधा होकर बैठ गई और संयम को देखते हुए बोली, उन लड़कों का क्या? संयम, कुछ दिनों में भूख और प्यास में ही जाएंगे। उनके पास गन्स भी छोड़ी हुई थी। हो सकता है खुद को ही गोली मारकर मर जाएं। संयम ने बहुत कैजुअली जवाब दिया। निया को अपनों को इंसाफ दिलाना था, लेकिन वो इस तरह का कभी नहीं सोच सकती थी। ये इंसाफ संयम का था जो उसने चुना था। निया ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में गाड़ी हेलीपैड पर रुकी और निया और संयम उसमें बैठकर मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई शहर। संयम का प्राइवेट जेट लैंड हुआ तो संयम और निया नीचे उतर गए। निया ने देखा सामने एक बड़ा सा शहर था जिसमें बड़ी बड़ी मंजिलें थीं। रात का वक्त था तो पूरा शहर जगमगा रहा था। हेलीपैड से नीचे उतरकर दोनों एक गाड़ी में बैठे और गाड़ी वहां से संयम के घर की ओर चल दी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे आकर रुकी। निया और संयम उतरे। गाड़ी से उतरते हुए निया का पैर मुड़ा तो संयम ने उसका हाथ थाम लिया। निया संयम को देखने लगी। संयम का एक्सप्रेशन लेस आंखें निया को ही देखे जा रही थी। निया लड़खड़ा कर चलने लगी तो संयम ने उसे गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गया। निया ने संयम के गले में बाहें लपेट ली और उसके सीने पर सर रख लिया। एक बेहद अपना सा एहसास संयम उसे देने लगा था। ड्राइवर ने गाड़ी में रखा सामान सर्वेंट के हाथों में अंदर भिजवा दिया। संयम ने निया को गोद में उठाए घर के अंदर कदम रखा तो हॉल की लाइट्स जल उठी। अचानक से लाइट्स के जलने से निया की आंखें बंद कर ली, क्योंकि रोशनी उसकी आंखों में अचानक से चुभ गई थी।
निया ने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें चमक उठी। सामने जो हॉल था वो बहुत बड़ा था और एक तरफ बहुत सुंदर लाइटिंग की गई थी, मानो किसी फंक्शन के लिए सजाया गया हो। हॉल के साथ ही कई सारे दरवाजे अटैच्ड थे। वही हॉल के खत्म होने पर सामने से दो तरफ से सीढ़ियां ऊपर की ओर ऊपर वाली मंजिल को चढ़ रही थी। जहां एक तरफ नॉर्मल सीढ़ियां थी, वही दूसरी तरफ एस्केलेटर था। संयम एस्केलेटर की ओर बढ़ गया। हॉल में एक कमरे में एक बड़ा सा मंदिर था जिसमें सुंदर फूलों के कॉम्बिनेशन से सजावट की गई थी और राधा कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति उसमें स्थापित की गई थी, जिसके इर्द गिर्द लेड ब्लू रंग बदलते हुए जल रहे थे। मूर्ति के आगे बड़ी सी ज्योति जलाई गई थी। निया की नज़र मूर्ति पे पड़ी तो उसने आंखें बंद करके राधा कृष्ण को याद कर उनका आशीर्वाद ले लिया। फिर संयम के चेहरे की ओर देखा जो बिल्कुल शांत था और उसे लिए आगे की ओर बढ़ रहा था। जब निया बंगले के बाहर गाड़ी से उतरी थी तो उसे लगा कि बंगला भी संयम के बिला की तरह अंधेरी नगरी ही होगा, लेकिन अंदर आने पर इतनी सारी लाइटिंग देखकर वह हैरान सी रह गई थी। संयम आकर एस्केलेटर पे खड़ा हो गया और एस्केलेटर ऊपर की ओर चढ़ने लगी। निया अभी भी संयम के गले में हाथ डाले बंगले को देखने में लगी हुई थी। एस्केलेटर से उतरकर संयम अपनी मंजिल पर आ गया। निया ने देखा बहुत सारे कमरे के लिए दरवाजे थे। निया ने नजरें आसपास दौड़ाई और पूछा, क्या इसी बंगले में भी आप अकेले ही रहते हैं? संयम ने निया के सवाल पर एक नज़र उसे देखा और फिर आगे वाले एस्केलेटर पर चढ़ते हुए बोला, नहीं, यहाँ बहुत लोग रहते हैं। दूसरे एस्केलेटर पर चढ़ने के बाद संयम को लेकर तीसरी मंजिल पर आ गया। निया ने देखा तो उसे मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा था। संयम उस कमरे की ओर बढ़ गया। संयम ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रख दिए। संयम ने निया को उतारा और लाइट साउंड करने लगी। नीचे हॉल की तरफ निया को लगा था कि कमरा में जगमग होगा, लेकिन जब संयम ने लाइट्स ऑन की तो कमरे में सिर्फ लाल रंग की लाइट जली। निया का अनुमान धरा का धरा रह गया। निया ने लाल रंग की रोशनी में संयम को देखा। संयम ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। वो लाल रोशनी में एक डेविल की तरह नजर आ रहा था। संयम चेंजिंग रूम की ओर चल दिया। निया ने कमरे को देखा तो वो कमरा बहुत बड़ा था। थर्ड फ्लोर पर वो कमरा अकेला ही बनाया हुआ था। शायद उस कमरे में बड़ा कमरा उस बंगले में और कोई नहीं था। निया मन में बोली, कमरा है या मैरिज हॉल, यहाँ तो भागवत की कथा बिठाई जा सकती है। तभी निया को किसी के खांसने की आवाज़ आई। निया ने दरवाजे की ओर देखा तो आवाज़ बाहर से आ रही थी। निया वापस से बाहर चली गई। आवाज़ निचले फ्लोर से आ रही थी। निया नीचे उतरते एस्केलेटर पे चढ़ गई। नीचे आकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला था और कमरे के अंदर एक औरत बेड पर बैठे हुए खांसे जा रही थी। यूँ तो वो बहुत बूढ़ी थी, लेकिन चेहरे पे बुढ़ापा नहीं दिखाई देता था। उनके चेहरे पे रिंकल्स नहीं थे। उन्होंने सिल्क की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और बालों की चोटी से बांधा हुआ था। उनका निखरा हुआ रंग और चेहरे की रंगत उन्हें काफ़ी खूबसूरत दिखा रही थी। उनकी खांसी बढ़ रही थी तो निया जल्दी से उनकी ओर चल गई। निया ने जल्दी से नाइट स्टैंड पर रखे ग्लास को सीधा किया और जग से उसमें पानी निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। एक अनजान लड़की को अपने सामने देखकर वो महिला हैरान सी रह गई। फिर निया को घूरने लगी। ऐसे ही कोई उनके बंगले में नहीं आ सकता था, तो फिर ये लड़की कौन थी जो इतनी रात गए उनके कमरे तक आ गई थी? वही निया उन्हें ध्यान से देख रही थी। उसे संयम की झलक उनमें दिखाई दे रही थी। वो औरत निया को घूर ही रही थी कि इतने में बाहर से दो सर्वेंट अंदर आए और एक ने सिर्फ उस औरत की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए मैम। बोलकर सर्वेंट भी निया को देखने लगी। उन्होंने भी आज से पहले निया को यहाँ नहीं देखा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। औरत ने सिरप पिया और फिर नाइट स्टैंड पे रखी अपनी ऐनक पहनते हुए निया को वापस से घूरने लगी। अभी तक उन्हें निया धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो साफ साफ उसे देख पा रही थी। उन्होंने बेरुखी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो?
निया ने उनकी रफ एयर टैप आवाज़ सुनी तो सहजता के साथ बोली, जी मैं वो संयम। निया ने इतना ही कहा था तभी पीछे से आवाज़ आई, ये मेरे साथ है दादी, इसे मैं लाया हूँ। निया ने संयम की आवाज़ सुनी तो पलट कर देखा। वो औरत भी दरवाजे की ओर देखने लगी जहाँ से संयम अंदर आ रहा था। संयम को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल सी आ गई। ये थी संयम की दादी, वाड़ी सनियाल खुराना। संयम ने आकर उनके पैर छू लिए तो वाणी जी ने दोनों हाथ संयम के सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दे दिया। फिर निया की ओर देखने लगी। आज से पहले संयम किसी को साथ नहीं लाया था। निया पहली लड़की थी जो इतनी रात गए उनके बंगले के अंदर थी। दादी ने पूछा, और ये पर क्यों है? तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो सानू? संयम ने निया को देखा और बोला, सी इज माई वाइफ डैड दादी, मैरिज हेयर। वाणी जी ने सुना तो कुछ पल के लिए अस्तबस्त सी रह गई थी। फिर निया की ओर देखने लगी। निया हाथ बांधे खड़ी थी। वाणी का स्वभाव उसे बहुत खड़ूस वाला लग रहा था तो वो चुपचाप खड़ी थी। वाणी जी ने उसे देखा तो निया के पास शादीशुदा होने का कोई भी निशानी नहीं थी। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसकी शादी भी हुई होगी। दादी ने उसे कुछ पल देखा और फिर संयम से बोली, तुमने बताया क्यों नहीं? संयम, दादी आप मुझे जानती हैं, मुझे जब जो करना होता है तभी करता हूँ। वाणी जी ने संयम के स्वभाव को जानती थी इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। फिर निया की ओर देखा और बोली, शादी हुई है तो दिखना भी तो चाहिए कि शादी हुई है। कुछ पहनाओ इसको, मंगलसूत्र और सिंदूर वगैरह। ऐसी कैसी सुहागन है ये जो कुछ भी नहीं लगाया है? निया ने संयम को देखा तो संयम शांत खड़ा था। दादी ने संयम को देखते हुए आगे कहा, और ये क्या बात हुई भला? अगर शादी की है तो यहाँ बता देते कि बहू को लेकर आ रहे हो। ऐसे रात में कौन आता है सानू? संयम ने दादी को हक किया और बोला, रात हो गई थी दादी तो आपको नहीं उठाना चाहता था, बाकी सुबह आपको पता चल ही जाता। वाणी जी ने सुना तो मुंह बना लिया पर फिर सर हिला दिया। निया बहुत गौर से उन दोनों को देखे जा रही थी। वाणी जी ने निया को देखा और बोला, अच्छा जो अभी है वो है, कल सुबह हम सामान भिजवा देंगे। उन सबको पहनकर तैयार होना है, ऐसे नहीं कि कुमारी कली की तरह मटकती फिरो। शादी हुई है तो संस्कार संभालो, क्या समझी? निया खोई हुई सी उनकी बातें सुन रही थी। वाणी जी को उससे कोई जवाब नहीं मिला तो थोड़ी तेज आवाज़ में उन्होंने फिर से पूछा, अरे सुनाई नहीं देता क्या? क्या समझी? उनकी तेज आवाज़ में बोलने से निया होश में सी आ गई और फिर जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, समझ गई दादी। वाणी जी ने दादी सुना तो कुछ पल को उसे ध्यान से देखने लगी। निया को ऐसे घूरा जाना असहज सा कर रहा था। निया ने सोचा कि उसका दादी कहना उसे अच्छा न लगा होगा। जाओ सो जाओ और सोने दो, बोलते हुए दादी ने निया को बाहर जाने का इशारा कर दिया। निया ने इशारा समझा और बाहर की ओर चल दी। वाणी जी ने संयम को देखा और बोली, इससे काहे शादी की तुमने? संयम, वो जरूरी नहीं है दादी। वाणी जी, क्या जरूरी है और क्या नहीं ये हम तुमसे अच्छे से समझते हैं सानू। आई यू बेटर नाउ दादी, गुड नाइट बोलकर संयम भी बाहर निकल गया। वाणी जी के चेहरे पर फिक्र के भाव आ गए। अगर इस लड़की से शादी की है तो मोनिका का क्या? अगर किसी और से ही शादी करनी थी तो वो क्यों जिंदगी में शामिल है? सोचते हुए वाणी जी ने ऐनक उतार कर नाइट स्टैंड पे रखी और बेड पर लेटकर कॉलिंग की ओर देखने लगी। संयम का यूं अचानक शादी करना उन्हें बहुत अजीब और बुरा लग रहा था, लेकिन संयम चाहे जो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता था। निया कमरे में गई तो वाणी जी उसे उखड़ते बिहेवियर से उसे बुरा लग रहा था। संयम कमरे में आया तो निया को बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी पीठ को दीवार से लगा दिया। निया ऐसे अचानक खींचे जाने से घबरा गई और घबराई नज़रों से संयम को देखने लगी। संयम ने उसे बेहद करीब सटा लिया और उसके चेहरे पे आए बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। निया, क्या वो आपकी दादी हैं? संयम,
निया, ओ, उनको देखकर मुझे लगा आपकी माँ है। माँ शब्द सुनते ही निया के बालों को पीछे करते हुए संयम के हाथ रुक गए। निया, वो मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही थी? आई मीन, आई नो हमारी अचानक शादी से उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने अभी कुछ गलत ना कहा और ना ही किया। फिर आपके साथ वो अच्छी थी और मेरे साथ इतनी बुरी, ऐसा क्यों? संयम, वो सबसे जल्दी बातें नहीं करती और ना ही किसी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती हैं। और रही बात मेरे, तो मुझसे वो बहुत प्यार करती हैं। बोलते हुए संयम ने निया के गाल पे हाथ रख दिया। निया कुछ पूछने लगी तो संयम ने उसके होठों पे उंगली रखी और बोला, सर नाउ जस्ट कंसिडर ऑन मी। बोलकर उसने कमर से पकड़कर निया को खींचा और उसके होठों को अपने होठ में रख दिए। निया की आंखें बंद हो गई। संयम का किस इतना फैशनेट होता है कि निया रेसिस्ट नहीं कर पाती थी, तो वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लगा। संयम ने उसे लिफ्ट किया, अप किया और बेड पे जाकर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर आ गया। निया ने कसकर आंखें मीच ली। संयम निया के ऊपर झुक गया और उसकी गर्दन पे किस करने लगा। निया ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। निया, आपके घर में और कौन कौन रहता है? संयम उसकी गर्दन से कंधे पे चूमने जा रहा था। निया ने सवाल पर उसने अपने होंठ एक जगह पर टिका दिए और बोला, इस घर में काफ़ी लोग हैं, पर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दादी है, उनके अलावा और कोई नहीं है, और उनसे ज़रूरी भी मेरे लिए कोई नहीं है। बोलकर संयम फिर से उसे चूमने लगा। निया, और आपके मम्मी पापा? निया ने इतना ही कहा था कि संयम ने उसके होंठ पर हाथ रख दिया और फिर बोला, इन ऑफ फॉर टुडे, नो मोर क्वेश्चन बटरफ्लाई। बोलकर संयम उसके होठों पर फिर से चूमने लगा। निया ने उसके बालों को हाथों में डाला तो संयम ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर सिर के ऊपर रख दिया। निया ने छूटने की कोशिश भी नहीं की। संयम अपनी मन मर्जी करता रहा। जब उसका मन भर गया तो वो अलग होकर सो गया। निया को भी कुछ देर बाद नींद आ गई। अगली सुबह निया सोकर उठी तो देखा कि सामने टंगी घड़ी में 8 बज चुके थे, लेकिन कमरे में अभी भी अंधेरा पसरा हुआ था। निया उठी और खिड़की के पर्दों को खोल दिया। कमरे में रोशनी आ गई। रात में कमरा जितना डरावना लग रहा था, अभी वह उतना ही सुंदर लग रहा था। निया फ्रेश होने चली गई। फिर नहाकर अपने लिए पहनने के लिए कपड़े देखने लगी तो एक बड़ी सी वार्डरोब में लड़कियों के लिए बहुत सारे ड्रेसेस लाइन में रखी हुई थी। क्या यह सब मेरे लिए है? सोचते हुए निया अपने पहनने के लिए ड्रेस देखने लगी तो इतने में एक सर्वेंट ने दरवाजे के पास आकर नॉक किया। निया दरवाजे के पास गई तो बाहर एक बड़ी सी सर्वेंट खड़ी थी। आपके लिए कुछ कपड़े हैं और गहने बड़ी मालकिन ने भिजवाए हैं और कहा है आप जल्द से जल्द इन्हें पहनकर तैयार हो जाएं और नीचे आ जाएं। थैंक यू कहकर निया ने थाल पकड़ी और अंदर आ गई। फिर थाल को बिस्तर पे ऊपर रखा और उसमें रखे कपड़े और गहने को देखने लगी। एक सुंदर सी चटक लाल रंग की साड़ी थाल में रखी हुई थी। उसके ऊपर गहनों के बॉक्स ने निया ने एक बॉक्स खोला तो उसमें ज्वेलरी सेट था और दूसरा खोला तो उसमें कानों के लिए सोना, हाथों के लिए सोने के कंगन थे। साथ ही अलग से एक मंगलसूत्र और सिंदूरदानी भी भेजी गई थी। निया ने साड़ी उठाई और परेशानी से उसे कपड़े पकड़े खड़ी हो रही। फिर जैसे तैसे उसने साड़ी को लपेट लिया और गहने पहन लिए। साड़ी सही से नहीं बंधी थी तो निया को डर था कि कहीं खुल ना जाए। उसने दोनों हाथों से अपनी कमर के पास से साड़ी का प्लेट्स को पकड़ लिया और पल्लू को फैलाकर आगे ओढ़ लिया। फिर नीचे की ओर आ गई। जैसे ही सेकंड फ्लोर पर एस्केलेटर से उतरी और वहां से नीचे वाले एस्केलेटर के ऊपर चढ़ी तो उसने देखा कि हॉल में काफ़ी लोग खड़े थे। निया ने एक हाथ को साड़ी से हटा दिया। मिड थाईलैंड की शॉर्ट ड्रेस पहनने एक करली बालों वाली लड़की अपने हाथ बांधे बहुत गुस्से में खड़ी थी। वही सामने वाड़ी जी सोफे पर बैठी हुई थी।
उनके चेहरे के भाव भी बहुत गंभीर नजर आ रहे थे। वहीं उनके अगल बगल भी काफ़ी लोग खड़े हुए थे, लेकिन निया इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। निया एस्केलेटर से उतरकर सबके सामने आ गई। घुंघराले बाल वाली लड़की ने उसको देखा तो गुस्से से उसकी ओर बढ़ गई। लड़की ने आकर निया को कंधे पे पकड़ा और हिलाते हुए बोली, हाउ डेयर यू, हो कौन तुम, और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी संयम से शादी करने की। बोलते हुए उसने निया को पीछे की ओर पूरी तरह से धक्का दे दिया। निया पीछे की ओर लड़खड़ा गई और फिर गिरने से उसने खुद को संभाल लिया और उस लड़की को घूरते हुए मन में बोली, बाकी सब तो ठीक है, पर झकझोर क्यों रही है? एक तो साड़ी भी ठीक से नहीं बंधी है, अगर अभी खुल जाती तो। इसका तो कुछ नहीं चाहता, पर मेरी इज्जत का कचरा हो जाता। सोचते हुए निया ने कमर के पास से साड़ी की प्लेट पर पकड़ कस ली और खुद को संभाल कर सीधी खड़ी हो गई। लड़की अभी भी निया को बुरी तरह से घूरे जा रही थी। निया को कोई चोट ना लगती देखकर वो एक बार फिर से उसकी ओर बढ़ गई, लेकिन इस बार वह कुछ कर पाती इससे पहले ही वाणी जी की सख्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बस हो गया मोनिका, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पे है और मैं उसे समझाती हूँ, लेकिन अब जिस लड़की की ओर तुम बढ़ रही हो वह इस खानदान की बहू है, और कोई इस खानदान की बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करे यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यह लड़की थी मोनिका, जो संयम के साथ पिछले 8 से 10 सालों से थी और संयम के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी बिताने के सपने देख चुकी थी। संयम ने उसे कभी इन सपनों को देखने का बढ़ावा नहीं दिया था, लेकिन उसने कभी मोनिका को यह सपने देखने से रोका भी नहीं था। मोनिका ने वाणी जी की आवाज़ सुनी तो उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और वह पलटकर वाणी जी की ओर देखने लगी। उसकी आंखें गुस्से से बुरी तरह से लाल पड़ चुकी थी, लेकिन वाणी जी के सामने वह गुस्से से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी आवाज़ में नरमी लाकर कहा, पर यह तो गलत है ना दादी। संयम के साथ मैंने कितने सारे सपने देखे थे, और आप ही तो जानती हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और फिर यह कौन होती है हमारे बीच आने वाली। मुझे पूरा विश्वास है दादी कि इस लड़की ने ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। इसी ने संयम को फंसाया है और उसे मजबूर किया है ताकि वह इसके साथ शादी करे। दादी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, जहाँ तक मैं संयम को जानती हूँ, शायद उसका थोड़ा बहुत तो तुम भी जानती होगी मोनिका। और संयम कोई ऐसा इंसान नहीं है कि कोई भी उसे डरा धमकाकर या ब्लैकमेल करके अपना काम करा सके। उसे जो करना होता है वह वही करता है। और जहाँ तक रही इसके तुम्हारे बीच में आने की बात, तो मुझे नहीं लगता कि यह अपने आप तुम्हारे और संयम के बीच में आ सकती थी। और ना ही संयम कोई बच्चा है जिसे बहलाया फुसलाया जा सके। वो संयम ही है जो इसे खुद बीच में लाकर आया है। निया ने वाणी जी की और अपनी तरफ से बोलता देख तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मोनिका ने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली। वाणी जी ने निया की ओर देखा और बोली, शादी तो हमारे सामने हुई नहीं, अभी कम से कम रस्में करवाने का हक तो हमें होगा ही। निया ने जल्द से हाँ में सर हिला दिया। वाणी जी खड़े होते हुए बोली, तो जाओ और रसोई घर में जाकर अपनी पहली रसोई संभालो। निया सोच में पड़ गई। वाणी जी ने उसे एक ही जगह पे खड़ा देखा तो पूछा, क्या हुआ? अभी तो हाँ में सर हिलाया था, अब नहीं जाना क्या? निया ने कुछ सोचा और फिर अटकते हुए आवाज में बोली, जाना तो है दादी, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। हम्म सड़क छाप। बोलते हुए मोनिका ने निया को देखा। मोनिका निया के नज़दीक ही खड़ी थी। उसने धीरे से कहा था, इसलिए किसी और को सुनाई नहीं दिया था, लेकिन निया ने बखूबी सुन लिया था। निया ने तिरछी नज़रों से उसे देखा तो मोनिका भी उसकी आंखों में देखते हुए नफरत से उसे घूरने लगी। वाणी जी ने ठंडी आह भरी और बोली, हो, मतलब यह भी सिखाना पड़ेगा? चलो हमारे साथ रसोई घर में। बोलते हुए वो रसोई घर की ओर चल दी। निया ने अपनी साड़ी संभाली और वह भी उनके पीछे जाने लगी। मोनिका देख सकती थी कि निया ने साड़ी ठीक से नहीं बांधी थी और हल्का सा खींचने पर भी
उसे साड़ी की प्लेट्स खुल सकती थी। मोनिका तिरछा मुस्कुरा दी। जैसे ही निया उसके सामने से निकलने लगी तो मोनिका ने उसकी अपनी टांग अड़ा दी। निया लड़खड़ा गई और उसके हाथ साड़ी की प्लेट्स के ऊपर से छूट गए। वही कुछ प्लेट्स उसके पैर में उलझ गए और उसके बाद साड़ी की सारी प्लेट्स खुल गईं। निया ने संभालने की कोशिश की लेकिन बोझ से नहीं संभली। वही निया खुद को भी नहीं संभाल पाई और आगे की ओर गिरने लगी। तो गाइस, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसकी नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द यानी कि कल ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू गाइस। और मैं कुछ दिन थोड़ा काम में बिजी थी जिसके कारण स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। आप कंटिन्यू मैं स्टोरी को डालने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस।